2024 के अमेरिका इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं और ट्रंप ओवरवेलमिंगली जीत गया और कामला हैरिस हार गई हैं। अब इस बात से बहुत सारे इंडियंस बहुत ज़्यादा खुश हैं। उन्हें लगता है ट्रंप इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। ये तो टाइम ही बता सकता है कि ट्रंप इंडिया के लिए अच्छा है या नहीं। और मेरे ख्याल से ट्रंप को खुद भी नहीं पता कि वो इंडिया के साथ क्या करेगा। अब बहुत सारे लोग ये बात करने वाले हैं कि ट्रंप इंडिया के साथ अपने कैसे रिलेशनशिप्स बिल्ड करेगा। ये वीडियो उस बारे में नहीं है। इस वीडियो में हम सीखने की कोशिश करेंगे ऐसी 10 चीज़ें जो इस कैंपेन से हमें वेस्टर्न पॉलिटिक्स के बारे में पता लगती हैं। स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है राज और ये है थॉट सेंटर। नंबर 1, जीनोफोबिया वर्ल्ड पे रूल कर रहा है। वेस्टर्न पॉलिटिक्स इसके अराउंड घूम रही है। जीनोफोबिया स्ट्रेंजर्स का डर होता है। आपको जो लोग आपके जैसे नहीं दिखते या जिनका कल्चर आपके कल्चर से मैच नहीं करता, कभी कभार लैंग्वेज भी मैच नहीं करती, आपको उनसे डर लगने लग जाता है। डर किस बात का? डर इस बात का कि वो अपना कल्चर आप पे थोप देंगे। वो आपकी कंट्री में आएंगे और धीरे 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 मेजॉरिटी में हो जाएंगे और अपने अकॉर्डिंग लॉस बना के अपने अकॉर्डिंग कल्चर सोसाइटीज को फॉर्म करना शुरू कर देंगे। अब इस बात का डर हमेशा से वाइट पीपल को ज़्यादा लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी कंट्री हमेशा से सुपीरियर है क्योंकि वहाँ पे वो रहते हैं। उनका हमेशा मानना रहा है कि वाइट पीपल आर सुपीरियर देन अदर रेसेस। इस वजह से उन्हें डर लगता है कि कोई और कलर के लोग ज़्यादा ना हो जाएं। वो अपना कल्चर लेके आएंगे जिन्हें वो इन्फीरियर समझते हैं और आप पे थोप देंगे। ऐसा वेस्टर्न कंट्रीज में हमेशा से होता रहा है, कोई नया फिनोमिना नहीं है। बट अगर आप ट्रम्प के कैंपेन को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे उसने इस चीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ करा है। हर स्ट्रेंजर को, हर अदर को उसने एक वर्ड में बांध दिया है, इमिग्रेंट। वो पहले दिन से इमिग्रेंट्स को हम ब्लेम करता है। इमिग्रेंट्स को कहता है कि उनकी वजह से इन्फ्लेशन है। कोई भी प्रॉब्लम वो आइडेंटिफाई करता है और इमिग्रेंट्स को उसका ब्लेम थोप देता है। अब आप सोचोगे कि इमिग्रेंट्स तो किसी भी कंट्री में अपनी लाइफ बेटर करने के लिए आते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कंट्रीज की जो वैसे ही इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं उसको लेके आए हैं? ऐसा किसी भी डेटा में शो नहीं होता। इमिग्रेंट्स आपकी कंट्रीज में आते हैं, वर्क करते हैं, अपनी लिविंग बनाते हैं और आपकी ही इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही हमेशा से यूएस चलता आया है। यूएस में कोई नेटिव नहीं है। नेटिव्स जो थे उनकी लैंड ग्रैब हो चुकी है। नेटिव्स की लैंड वाइट पीपल ग्रैब करके उस पे कंट्री बना के रह रहे हैं और नेटिव्स बेचारे रिजर्वेशंस में हैं। बट हर जनरेशन को लगता है कि वो ही नेटिव जनरेशन है और अगली जनरेशन ऑफ इमिग्रेंट्स नेटिव्स नहीं है, इसलिए उन्हें इस कंट्री में आने नहीं देना चाहिए था। अब ट्रंप ने इसे बहुत अच्छे से यूज करा है। वो इमिग्रेंट्स को कहता है कि इमिग्रेंट्स की वजह से आपकी कंट्री सही नहीं चल रही है। अब कुछ लोग यहाँ कहेंगे कि उसने लीगल इमिग्रेंट्स को कुछ नहीं कहा, पर इलीगल इमिग्रेंट्स को बहुत कुछ कहा। देखिए, बात तो बिल्कुल सही है। उन्होंने जब भी इमिग्रेंट्स को कुछ कहा है तो इलीगल वर्ड जरूर लगा दिया है। पर अगर हम थोड़ा डीप एनालिसिस करें, थोड़ी सी डीप स्टडी करें, तो उनके ही वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस का कहना है कि ओहायो में जो इमिग्रेंट्स आए हैं उन्होंने ओहायो के कल्चर को चेंज करा है। जो ओहायो में इमिग्रेंट्स आए थे वो हेटी से आए हैं और उनके पास लीगल स्टेटस है, वह इलीगल नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि जेडी वैंस उन्हें भी इस बड़े एम्बिट में डाल रहे हैं? क्योंकि वो लीगल और इलीगल जैसी छोटी चीज़ों में बिलीव नहीं करते। उनका मानना है कि इमिग्रेंट्स प्रॉब्लम है। अब आप सोचेंगे कि इमिग्रेंट्स तो वो भी होंगे। ऐसा बहुत हुआ होगा कि भाई इमिग्रेंट्स पेरेंट्स के बच्चों ने वहाँ पे रह के इनको वोट दिया है। और फनी बात यह भी है कि जेडी वैंस की खुद की वाइफ इमिग्रेंट्स की डॉटर है। तो ऐसा क्यों बोला उन्होंने?
उन्होंने ये चीज़ को सोसाइटी में देखा। सोसाइटी में उन्होंने ये नहीं देखा कि इमिग्रेंट्स के खिलाफ गुस्सा है, सोसाइटी में उन्होंने देखा कि अदर पीपल के खिलाफ गुस्सा है। गुस्सा है उन लोगों के खिलाफ जो वाइट नहीं है, गुस्सा है उन लोगों के खिलाफ जिनका कल्चर अमेरिकन कल्चर नहीं है, और उनको उन्होंने सिर्फ इमिग्रेंट्स कह दिया। इस वजह से आप नोट कर सकते हैं कि जीनोफोबिया को कैसे वेस्टर्न पॉलिटिक्स यूज कर रहा है। आप सिर्फ इस कंट्री में नहीं, आप हर कंट्री में जहां इमिग्रेंट्स की वजह से कंट्री की प्रोस्पेरिटी है, आप देख सकते हैं कि कैसे इमिग्रेंट्स को आजकल हर प्रॉब्लम का रूट कॉज बता दिया गया है। और इसी से जुड़ा है हमारा सेकंड पॉइंट, पॉलिटिकल लैंग्वेज के मायने बदल चुके हैं। आप पुराने पॉलिटिशियंस को जब देखा करते थे, आपने उन्हें सुना होगा, वेस्टर्न पॉलिटिशियंस को भी सुना होगा, आपको ऐसा लगता है कि यार क्या पढ़े लिखे लोग हैं, कैसे बात करते हैं, हमेशा इतनी पॉलिश्ड लैंग्वेज कैसे यूज कर लेते हैं। ऐसा क्यों लगता है कि जब ये स्पीच देते हैं तो कहीं बुक से या कहीं लिखी हुई स्पीच से बिल्कुल मैच करती है। वो ऐसे बात तो नहीं करते जैसे मैं और आप करते हैं या आप अपने दोस्त से करते हैं। तो हमेशा से पॉलिटिशियन पॉलिश्ड लैंग्वेज को यूज करते हैं, इसके लिए वह स्पीच राइटर्स भी रखते हैं, और ऊपर से वो कोशिश भी करते हैं कि कभी किसी कम्युनिटी को ऑफेंड ना किया जाए। क्यों नहीं करते थे वो ऐसा? क्योंकि उन्हें लगता था कि वोट हर किसी से लेनी है। बट अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सोशल मीडिया की वजह से या बहुत ज्यादा एक्सपोजर की वजह से उन्हें लगता है कि हमें वोट तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप ऐसा नहीं समझेंगे कि हम और आप में ज्यादा फर्क नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि पॉलिटिशियंस हमारी तरह नहीं होते। पॉलिटिशियंस एक ऐसा काम करते हैं जिसके लिए उन्हें बहुत अलग तरीके से सोचना पड़ता है, उन्हें बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करना पड़ता है, आई एम श्योर बहुत पढ़ना भी पड़ता होगा या बहुत ज़्यादा सीखना पड़ता होगा। इस वजह से वे थोड़ा हमसे डिफरेंट होने लग जाते हैं। ऐसा भी कभी कभार देखा गया है कि क्योंकि वो अच्छी फैमिलीज या अच्छी चीज़ों को प्रोजेक्ट करते हैं, तो कभी कभार वो बहुत ज़्यादा पॉलिशिंग करते हैं, स्पेशली अपनी लैंग्वेज की। आप अगर कमला हैरिस की स्पीच सुनिए या इससे पहले ओबामा की स्पीच सुनिए, आप हमेशा देखेंगे कि स्पीच कितनी ज़्यादा पॉलिश्ड लैंग्वेज में दी गई है। पर ट्रम्प बिल्कुल ऐसा नहीं करते। ट्रम्प ऐसे बात करते हैं जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं। कभी कभार वह गालियां भी दे देते हैं। स्टेज पे खड़े होके वह एड होमिनम अटैक्स करते हैं। एड होमिनम अटैक्स का मतलब होता है कि पॉलिसी से हटकर किसी पर्सन पे उसका पर्सनल अटैक करना। वह क्रुकेड हिलरी बोलते हैं, स्लीपी जो बाइडन बोल देते हैं, वह कुछ भी बोलते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? वो इसलिए ऐसा करते हैं ताकि आपको दिखा सकें कि वह आप में से हैं। अब वो जमाने गए जब हमें अपने पॉलिटिशियंस हमसे बेटर चाहिए थे। हमें चाहिए था कि पॉलिटिशियंस पढ़ा लिखा हो, एटलीस्ट, क्योंकि उसे देश चलाना है, एटलीस्ट हमसे तो बेटर जानता हो। पर अब हमें ऐसा नहीं चाहिए। वेस्टर्न पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल नहीं चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है कि पॉलिटिशियंस ऐसा हो जो उनकी प्रॉब्लम समझता हो। उनकी प्रॉब्लम्स कैसे समझेगा अगर उन प्रॉब्लम से गुजरा नहीं होगा? एक मिडिल क्लास जो इंडिया में रहती है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक मिडिल क्लास जो यूएस में रहती है उसे भी सेम तरह की प्रॉब्लम होती है। खर्चे निकालने होते हैं, नौकरियां ढूंढनी होती हैं, इन्फ्लेशन हर्ट करता है। तो अगर पॉलिटिशियन इस चीज को नहीं समझेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे? अब पॉलिटिशियन आपको आके कितनी बार बताएं कि वो भी मिडिल क्लास से आए हैं, वो भी ये काम कर चुके हैं, अब वो वर्क नहीं कर रहा। अब उन्हें ये भी दिखाना पड़ता है कि वो आपकी तरह ही रहते हैं, आपकी तरह ही बोलते हैं, आप जिन दुकानों पे जाते हैं उन्हीं दुकानों पे जाते हैं, आप जहां से खाते हैं वही खाते हैं। और ट्रम्प इसमें मास्टर है, मास्टर। वो हमेशा ऐसे दिखाता है कि जैसे वो आप में से है। वो फास्ट फूड चेन से खाएगा, वो बातें ऐसे करेगा जैसे आप करते हैं। वो पॉप कल्चर में अपने आप को
डुबो के रखेगा, आपसे हमेशा एक कनेक्शन बिल्ड करेगा जिससे आपको फील हो कि ये मुझ में है। तभी एक बिलियनियर मिडिल क्लास का चैंपियन बना हो। तो हम ये ज़रूर इस चीज़ से सीख सकते हैं कि पॉलिटिकल लैंग्वेज चेंज हो रही है, और ऐसा हो रहा है हमारे तीसरे पॉइंट की वजह से। सोशल मीडिया किंग है, किंग। सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिक्स में चेंज हो चुकी हैं। सोशल मीडिया से मेरा सिर्फ ये कहना नहीं है कि आप एक्स यूज़ करते हैं या व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या फेसबुक यूज़ करते हैं, नहीं। सोशल मीडिया से मेरा कहना है कि आपके थॉट लीडर्स चेंज हो चुके हैं। थॉट लीडर्स का मतलब होता है कि जिसको देख के सुन के आप अपनी थॉट्स फॉर्म करते हैं, ओपिनियंस फॉर्म करते हैं। हुआ करता था एक ज़माना जब आप बुक्स पढ़ा करते थे, अच्छे टीचर्स को सुना करते थे, प्रोफेसर्स की बात सुनते थे और उसके बेसिस पे अपनी ओपिनियंस बनाते थे। अब ऐसा नहीं होता। अब आप यूट्यूब पे जाते हैं, एक्स पे पढ़ते हैं, फेसबुक को फॉलो करते हैं, और वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं वही आपको बताते हैं कि कैसे सोचना चाहिए। अब इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर मैं बोलूं कि दुनिया गोल है, तो वो तो आपको भी पता है कि दुनिया गोल है, तो आप मेरी क्यों सुनोगे? तो पहले मुझे आपको अपने चैनल पे लाने के लिए कुछ ऐसी चीज बोलनी पड़ेगी जो आपको शॉक करे। तो मैं बोलूंगा दुनिया फ्लैट है। अब उसके लिए मैं आपको 20 रीजन दूंगा कि दुनिया क्यों फ्लैट है। अब आप वो 20 रीजन को ध्यान से बैठ के सुनेंगे। अब आप आए तो इसलिए थे क्योंकि आप क्यूरियस थे, आप जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों बोल रहा है। बट अब आप सुन रहे हैं क्योंकि अब आपको लग रहा है कि शायद थोड़ी सी सेंस मेक कर रहा है। इसे कहते हैं दी हुक। मैंने आप पे हुक लगा लिया है। अब मैंने आप पे हुक लगा लिया है। अब मैं आपके साथ स्लाइड पे नीचे जाऊंगा। अब मैं उतनी ही आउटरेजियस बातें करने की कोशिश करूंगा जितना मुझे लगता है आपको इंटरेस्ट उठेगा, और आप किसी और को सुन के इन आउटरेजियस बातों को बिल्कुल भी गलत प्रूफ करने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि आपको तो मजा आ रहा था ना। अब आप एक साइलो में हो। साइलो का मतलब होता है जहां आप वो सब चीजें सुन रहे हो, वो सब चीजें देख रहे हो, वो सब चीजें कर रहे हो जो आपके अराउंड सारे लोग कर रहे हैं, और आप कोई भी डिफरिंग व्यू नहीं ले रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे कि भाई आप जाइए और ऐसे पर्सन को सुनिए जो आपके बिलीव्स थॉट्स को चैलेंज करता हो और नई ओपिनियन फॉर्म करिए। ऐसा अब नहीं होता। वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा ज्यादा देखा गया है। होता इंडिया में भी है, बट वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा। वहां पे पॉडकास्ट कल्चर बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। वहां पे आप 24 घंटे किसी ना किसी पॉप कल्चर फिनोमिनन में हुक्ड रहते हैं। या तो आप कोई पॉडकास्ट सुन रहे हैं, या अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं, या फिर आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं। कुछ भी आप कर रहे हैं, आपकी थॉट्स फॉर्म हो रही हैं। अब साइलोस क्रिएट हो चुके हैं। अब वो जो भी आपको बताएंगे आपको सच लगेगा। वो बताएंगे कि ट्रंप बहुत समझदार इंसान है। उन्हें कैसे पता? किसी को नहीं पता। उन्हें ही पता है जो ट्रंप के साथ काम कर चुके हैं। अब वो तो बहुत कम लोग हैं, और वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट बातें करते हैं। बट आपको उनकी नहीं पढ़नी, आपको उनकी नहीं जाननी। आपको तो अपने थॉट लीडर से मतलब है। आपका थॉट लीडर कह रहा है ट्रंप बहुत समझदार है, और इसके लिए वो आपको 20-25 रीज़न भी दे रहा है जो आपको अच्छे लग रहे हैं। इस वजह से आपको लगने लग जाता है कि हाँ, यही समझदार है, और जो दूसरा पर्सन है वो बिल्कुल समझदार नहीं है, क्योंकि उसके बारे में तो आप सुन ही नहीं रहे। क्योंकि उसके बारे में तो डिफरेंट साइलों में बात हो रही है, डिफरेंट कमरों में बात हो रही है। इसलिए आप एक ओपिनियन मेक कर लेते हैं, और यही सोशल मीडिया या यही जो नया कम्युनिकेशन सर्कल है, इसकी खासियत है। इस वजह से पॉलिटिशियंस और कोई भी नया फिनोमिनन साइलो में फंस के रह जाता है। जैसे जैसे वो साइलो बड़ा होगा, और लॉयल फैंस, लॉयल वर्कर्स, लॉयल फॉलोअर्स और लॉयल वोटर्स
मिलते जाएंगे। और ये ट्रम्प को बहुत अच्छे से पता है, इसलिए उसने सारे पॉडकास्ट जो एक साइलो को केटर करते थे उस पे जाके अपनी बातें कही, पॉप कल्चर में अपने आप को घुसा लिया, हर रील में दिखा, हर चीज में अपने आप को बोलना शुरू करा। यही वजह है कि वो कमला हैरिस से ज्यादा बेटर लॉयल फैन बेस बना सका। इसी वजह से मेरा अगला पॉइंट है कि इमेजिन्ड रियलिटी ही रियलिटी है। जो आप सोचते हैं अब वही सच है। अब मैं आपको जितना मर्जी बताऊं कि सच कुछ और है, कोई डेटा ले आऊं, कोई चीज समझाऊं, आप नहीं मानोगे। क्योंकि आप जिसको फॉलो करते हो, जिसको देखते हो, जो आपको कुछ बता रहा है, उसकी वजह से आपने कुछ झूठ को सच मान लिया है। जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका में ये झूठ आम है कि इन्फ्लेशन की वजह इमिग्रेंट्स हैं। कनाडा में भी ये बोला जाता है कि इमिग्रेंट्स की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गई है। अगर इमिग्रेंट्स आपकी कंट्री में आ रहे हैं, कमा रहे हैं, आपको टैक्सेस दे रहे हैं, बेटर रेंट्स दे रहे हैं, तो इसकी वजह से आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन नहीं बढ़ी है। इन्फ्लेशन बढ़ी है क्योंकि आपने उस हिसाब से अपनी सप्लाई नहीं बढ़ाई। जॉब्स आपके पास थी, इमिग्रेंट्स ने करी, पैसे कमाए, उन पैसों से उन्होंने सामान खरीदा, बस उनकी इतनी ही गलती है। सामान में कमी थी, ये उनकी गलती कैसे है? पर अब ये लोग सच मानते हैं। वो मानते हैं कि तब तक इमिग्रेंट्स को मत बुलाइए जब तक आप ये चीज़ों को बढ़ा नहीं सकते, जब तक और घर नहीं बनते तो मत बुलाइए, जब तक और खाना सप्लाई में नहीं आता तो मत बुलाइए। आप मुझे बताइए कि अगर उस चीज़ की डिमांड ही नहीं होगी, अगर कोई नए घर डिमांड ही नहीं कर रहा होगा, तो वो घर बनेंगे क्यों? क्यों कोई बनाएगा? और डिमांड कैसे आएगी? डिमांड आएगी अगर पैसा लोगों के हाथ में होगा। पैसा कैसे हाथ में होगा? अगर जॉब्स पे लोग काम नहीं कर रहे। उन जॉब्स पे आके इमिग्रेंट्स काम करते हैं जहां पे नेटिव्स काम नहीं कर रहे, और ऐसा आपको बोल दिया जाता है कि इमिग्रेंट्स ने आपकी जॉब्स ले ली। आप खुद अपने दोस्तों से पूछिए, उन इमिग्रेंट्स से पूछिए जो बाहर की कंट्रीज में गए हैं, क्या आज तक वह किसी वाइट पीपल की या कोई नेटिव पर्सन जो वहां पैदा हुआ है उसकी जॉब ले पाया है? नहीं। वो वही काम करता है जो वो नहीं करते। अब ये सच है या झूठ, आप अपने आप से फाइंड करिए। पर आप जो सोचते हैं वो उसको सच मान लेना ही नई रियलिटी है। यही चल रहा है वेस्टर्न पॉलिटिक्स में भी। और इसी की वजह से अगला पॉइंट प्रूव होता है कि पॉलिटिशियंस कैसे पॉपुलिज्म को यूज कर रहे हैं। पॉपुलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें आप लेफ्ट या राइट से ऊपर उठ के जो भी पॉपुलर है उसके साथ अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। अगर लोग चाहते हैं कि अबॉर्शन लीगल हो तो आप कह देते हैं अबॉर्शन लीगल होना चाहिए। अगर लोग चाहते हैं कि कंट्री सेकुलर हो तो आप कह देते हैं कंट्री सेकुलर होनी चाहिए। जो भी लोग चाहते हैं वही आपका एजेंडा होता है, चाहे वो फिर आपने राइट से लिया हो, चाहे वो लेफ्ट से लिया हो। आप आइडियोलॉजिकल लाइंस पे नहीं चलते, आप पॉपुलर लाइंस पे चलते हैं। और यही नई पॉलिटिक्स है। गए वो दिन जब आइडियोलॉजी पे पॉलिटिकल पार्टीज चला करती थी। आइडियोलॉजी एक अच्छी चीज़ है। आइडियोलॉजी आपको लॉयल फैन बेस देती है। जब मैं कहता हूँ वो अच्छी चीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को लॉयल फैन बेस मिलता है, लॉयल वर्कर्स मिलते हैं। क्योंकि आइडियोलॉजी में आप अपना बेनिफिट नहीं देखते, आप किसी विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। कम्युनिस्ट किसी विचारधारा के लिए काम करते हैं, राइट के लोग किसी विचारधारा के लिए काम करते हैं। उसमें वो पैसा बनाए ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आपको लॉयल वर्कर्स, लॉयल फैन बेस मिल जाता है। पर पॉपुलिज्म एक नई चीज है। पॉपुलिज्म का मतलब ये है कि आप लोगों की इमेजिन्ड रियलिटी देखिए,
लोगों का वे देखिए कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या पॉपुलर है, पोलिंग कीजिए और देखिए मेजॉरिटी किस बात को सही समझती है, और वही अपना एजेंडा बना लीजिए। आप वो करें ना करें, वो बात की बात है। जब आप आएंगे तो देखा जाएगा कि वो पॉसिबल भी था या नहीं। पर अभी ये मैटर करता है कि आप वही बोलिए जो लोग समझते हैं। अगर लोग चाहते हैं कि आप चाइना को आंखें दिखाइए, तो आप बोलिए मैं ही दिखा सकता हूँ, और तो कोई दिखा ही नहीं सकता। अगर लोग चाहते हैं कि भाई इन्फ्लेशन कम कीजिए, तो आप बोलिए भाई इन्फ्लेशन मेरे से बेटर तो कोई कम कर ही नहीं सकता। अगर लोग चाहते हैं कि दुनिया में लड़ाइयाँ जो लगी हुई हैं, यूक्रेन की, गाजा की, ये ख़त्म हो, तो आप कहिए मैं आते अगले दिन ही ख़त्म कर दूंगा। आप जो भी लोग चाहते हैं वो बोल दीजिए। कम से कम जब तक वो वेट कर रहे हैं कि आप करें या ना करें, तब तक तो टाइम निकल चुका है, आपको वोट मिल चुकी है, आप प्रेसिडेंट बन चुके हैं। और यही तरीका हर नया पॉलिटिशियन यूज कर रहा है, जो कि ट्रंप ने भी किया है। और इसकी बहुत बड़ी वजह है लिबरल्स की हिपोक्रेसी। लिबरल्स हमेशा ये समझते हैं कि वो दुनिया को आगे लेके जा रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हमेशा बात करते हैं बेटरमेंट ऑफ सिविलाइजेशन की। बट ऐसा है क्या? आप अपने आप से पूछिए कि आप लिबरल हैं या कंजर्वेटिव। आप ह्यूमंस को आगे लेके जाना चाहते हैं या वहीं रखना चाहते हैं? अगर आप अपने ह्यूमंस को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो वेस्टर्न आइडियोलॉजी में इसे प्रोग्रेसिविज्म या लिबरलिज्म कहा गया है। और अगर आप चाहते हैं सोसाइटी जैसी है वैसी रहे, तो इसे कंजर्व करने के लिए आपको कंजर्वेटिव्स कहा जाता है। अब ये जो पुराने डेफिनेशन है, ये वर्क नहीं करते। कंजर्वेटिव्स चाहते हैं सोसाइटी पुरानी तरीके से हो जाए। ऐसा नहीं है वो ऐसी ना रहे जैसी आज है, वो चाहते हैं ऐसी हो जाए जैसी 100 साल पहले थी। अब वो 100 साल पहले जाके उन्होंने नहीं देखा कि कैसी थी, बट उनकी इमेजिन्ड रियलिटी है कि वैसी हो जाए। वैसे ही लिबरल्स हैं। लिबरल्स सोचते हैं कि हम ह्यूमन सिविलाइजेशन को वहाँ ले जाएं जो उनके माइंड में बहुत अच्छी चीज़ है, बट वहाँ ले जाने के लिए वो अपनी हिपोक्रेसी को कंट्रोल नहीं करते। वो ये तो कहते रहते हैं कि हम चाहते हैं कि सभी लोग खुशहाली से रहें, सभी लोग खुश रहें, और हर वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं। कमला हैरिस के अंडर जो बाइडन और कमला हैरिस की पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अंडर बहुत ज़्यादा वॉर्स हो रही हैं। यूक्रेन की वॉर हो रही है, गाज़ा की वॉर हो रही है, बहुत ज़्यादा तरीके से लोगों को मारा जा रहा है। बट क्या लिबरल्स ने इसके लिए कुछ करा? नहीं। सिर्फ एक चीज़ करी, उन्होंने सपोर्ट करा बाइडन को कि बाइडन जाके उनको हथियार दे। उन्होंने चैंपियन करा कि भाई जेलेंस्की लड़े अपने कंट्री के लिए, जो कि वो लड़े, सही बात है। पर सॉल्यूशन की तरफ मत जाए। ये ना सोचे कि अब और लोगों को मरने से कैसे बचाया जाए, वो बस ये सोचे कि कैसे और लड़ाई को लंबा खींचा जा सकता है। गाजा में बहुत लोग मर गए। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ज़्यादातर बच्चे, ज़्यादातर औरतें मर गए हैं गाजा में। पर उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। उस कॉन्फ्लिक्ट में ये नहीं सोचा जा रहा कि कैसे कोई सोल्यूशन फाइंड करा जाए। हर कोई अपनी अपनी एक इमेजिन्ड रियलिटी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, और लिबरल्स भी उसमें सबसे आगे हैं, क्योंकि लिबरल्स हिपोक्रिट्स हैं। जब ईरान में हिजाब की बात होती है तो लिबरल्स उसके साथ हो जाते हैं। जब कहीं और पे और जगह पे मुस्लिम्स मारे जाते हैं तो लिबरल आंखें बंद कर लेते हैं। लिबरल्स को सोचना चाहिए कि वो चाहते क्या हैं। ऐसे ही कंजर्वेटिव्स को भी सोचना चाहिए कि वो जो सोसाइटी को कंजर्व कर रहे हैं वो कौन सी सोसाइटी है। वो क्या इमेजिन्ड सोसाइटी है जिसे वो कंजर्व करना चाहते हैं, या वो सोसाइटी आज की सोसाइटी है? आज की सोसाइटी तो वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत मल्टीकल्चरलिस्ट है। तो वो कंजर्व क्या कर रहे हैं? कंजर्व कर रहे हैं वो अपनी इमेजिन्ड रियलिटी को। वो एक हिस्ट्री देखते हैं जिसमें वो सोचते हैं कि हमारा कंट्री बहुत महान था, सब एक जैसे दिखते थे, और वो वहाँ पे कंट्री को ले जाना चाहते हैं। वो कंजर्व नहीं कर रहे। वो
इमेजिन्ड रियलिटी में कंट्री को लेके जाना चाहते हैं। दोनों ही हिपोक्रेसी में बहुत आगे हैं, बट लिबरल्स इस चीज के चैंपियन हैं। अब आखिरी 4 पॉइंट्स में मैं थोड़ा सा और एनालिसिस गवर्नेंस की तरफ करना चाहूँगा। देखिए, जब भी इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस सिर्फ इस बेसिस पे नहीं होते कि पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। हालांकि कभी कभार लगता है, बट ऐसा नहीं होता। इलेक्शंस होते हैं गवर्नेंस के बेस पे। इलेक्शन करे जाते हैं इसलिए कि क्या जो पार्टी रूल कर रही थी, क्या उसने अच्छा काम किया। अगर आप सोचते हैं कि उसने अच्छा काम करा तो आप चाहते हैं कि ऐसा काम चलता रहे, या फिर अगर आप सोचते हैं कि ऐसा काम अच्छा नहीं हुआ है तो आप चाहते हैं किसी और को मौका दिया जाए। इसलिए इलेक्शंस कराए जाते हैं गवर्नेंस के बेस पे। पर अब देखा जा रहा है कि इलेक्शंस गवर्नेंस से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शंस और गवर्नेंस में एक पूरी खाई आ चुकी है। चाहे आपने बहुत अच्छी गवर्नमेंट रन करी हो, आपको इलेक्शंस के लिए डिफरेंट प्रोपोगेंडा करना पड़ता है, क्योंकि लोग इसे पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट ही समझते हैं। लोग समझते हैं 3 महीने का, 4 महीने का, या यूएस इलेक्शंस में 2 साल का एक बड़ा मेला है जिसमें बहुत सारे लोग आके आपको एंटरटेन कर रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द डे आपको वोट करके बताना है कि किसने आपको ज़्यादा एंटरटेन करा, किसने आपको ज़्यादा बेटर अच्छे तरीके से आपकी बात सुनी, किसको आप अगले 4 साल या अगले 5 साल देखना चाहते हैं, और किसको आप चाहते हैं कि अब वो ना दिखे। ऐसा बन चुका है इलेक्शंस का माहौल। सिर्फ यूएस में नहीं, बाकी जगह भी कोई भी 2-4 चीज़ें जिसका गवर्नेंस से कोई लेना देना नहीं है, जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। कभी कभार तो गवर्नमेंट वो चीज़ें कर भी नहीं सकती, फिर भी वो ज़ाइटगाइस्ट, फिर भी वो पॉपुलर कल्चर में होती हैं, और आप उसके ऊपर वोट करते हैं। और वेस्टर्न कल्चर्स में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप इमेजिन कर लेते हैं कि एक पर्सन कोई पॉडकास्ट पे गया, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप जो रोगन के पॉडकास्ट पे गया, तो अच्छी बात है, ब्रेव है। और दूसरी जो कैंडिडेट है कमला हैरिस, वो नहीं गई उस पॉडकास्ट पे, तो ब्रेव नहीं है, क्वेश्चंस फॉलो अप नहीं कर पा रही हैं। इस वजह से आप उन्हें वोट देते हैं। क्या इसका कोई गवर्नेंस से लेना देना है? नहीं है, बट आपके रियलिटी शो से तो है। एक वर्ड आपने हर एनालिसिस में सुन लिया होगा, ये वर्ड है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बारे में हर पर्सन ने अपना व्यू दे दिया। कई आपको बताएंगे इन्फ्लेशन बहुत हाई थी, इसकी वजह से लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया ताकि इन्फ्लेशन को लो कर दें। कई लोग आपको बताएंगे इन्फ्लेशन इतनी भी हाई नहीं थी, सिर्फ थोड़े थोड़े एरियाज में फूड की इन्फ्लेशन थी, इसकी वजह से इन्फ्लेशन मैटर कर गई। देखिए, मैं आपको एक बात इस इलेक्शंस फॉलो करने पे बता सकता हूँ। अगर आपने ये इलेक्शन फॉलो करें तो आपको पता लग गया होगा कि और कोई इन्फ्लेशन मैटर नहीं करती, सिर्फ एक ही तरह की इन्फ्लेशन मैटर करती है, वो है फूड इन्फ्लेशन। क्योंकि फूड इन्फ्लेशन एक ऐसी इन्फ्लेशन है जो आप आंखों से देख सकते हो। आपको कैसे पता लगेगा कि रेंट बढ़ गया है जब आप रेंट पे रहते ही नहीं? आपको कैसे पता लगेगा जब मॉर्गेजेस बढ़ गई हैं, जब आपकी मॉर्गेजेस ऑटो पे कट हो जाती हैं? आपको कुछ नहीं पता लगेगा। सैलरी बढ़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे, और दोनों ऑफसेट होते रहेंगे, और आप नॉर्मल वैसे ही लिविंग रख पाएंगे अगर ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन में ज़्यादा फर्क नहीं है। पर फूड इन्फ्लेशन आप हमेशा नोट कर पाते हो। आप जाके देखते हो कि जो चीज़ 10 रुपए की या यूएस में $10 की आ रही थी, अब वो 20 की आ रही है। आप कभी ये नहीं देखते कि क्या पता आप $10 कमाते हो और जो आप $20 हो गया। नहीं, आप इस चीज को बहुत अच्छे से नोट करते हैं। आप नोट करते हैं कि 500 रुपए की चीज 1000 की कैसे आ गई, मतलब 2 गुना महंगाई बढ़ गई। डेटा आप देखें तो ऐसा हर बार नहीं होता। नेशंस जैसे जैसे इकॉनमी बढ़ती है,
जैसे जैसे जीडीपी ग्रोथ करती है वैसे वैसे इन्फ्लेशन ग्रो करती है। और यूएस का अगर आप डेटा देखें तो इन्फ्लेशन हाई थी, जब बाइडन आए थे तो इन्फ्लेशन हाई थी, पर धीरे धीरे वो इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो गई, धीरे धीरे सारी इन्फ्लेशन कंट्रोल कर ली गई, फूड इन्फ्लेशन को छोड़ के। फूड इन्फ्लेशन अभी भी एग्जिस्ट करती थी, और इस इलेक्शन में फूड इन्फ्लेशन ही इन्फ्लेशन थी। लोग सड़कों पे इंटरव्यूज देते हुए बोल रहे थे कि हमारे बेकन का प्राइस बढ़ा हुआ है, हम जो ग्रोसरी लेते हैं उसका प्राइस बढ़ा हुआ है, मतलब इन्फ्लेशन तो है, और बाइडन ने इसके लिए कुछ नहीं करा। इसलिए गवर्नेंस, इन्फ्लेशन, ये सब चीज़ें आपको बड़े बड़े एनालिसिस में सुनने को मिलेंगी, बट आप बस इतना याद रखिए कि फूड इन्फ्लेशन एक अकेली इन्फ्लेशन है जो इलेक्शंस में मैटर करती है। सेकंड लास्ट पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि लग सकता है कि हम सब ये करते हैं, अपनी लाइफ में हमें ये करने की आदत होती है, बट पॉलिटिक्स में ये चीज़ें चलती नहीं। टॉकिंग डाउन। टॉकिंग डाउन का मतलब होता है आप लोगों को अपने से कमतर समझे, इन्फीरियर समझे, और उनसे ऐसे बात करें कि वो चीज़ों को नहीं समझते। देखिए, हम चीज़ों को कुछ समझें या ना समझें, हमें इतना पता है कि इलेक्शंस के टाइम पे हमारे पास पावर है। पावर किस चीज़ की? वोट की। हम वोट तो करते हैं, जो चीज़ों को हम समझते हैं हम उसी के बेसिस पे वोट करते हैं, जो चीज़ों को हम मानते हैं हम उसी के बेसिस पे वोट करते हैं। अगर आपको चाहिए कि आप हमें इन्फ्लुएंस कीजिए कि हम किसी और को वोट दें या फिर आपको वोट दें, आप वो चीज़ें समझा दीजिए जो हमें समझ में नहीं आ रही। आप ये बता दीजिए कि हमारी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं होगी, ऐसे हो जाएगी, तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा। पर आप आके मुझे ये मत बताइए कि मुझे समझ ही नहीं आएगा कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आप आके मुझे ये मत बताइए कि आप देख लेंगे कि क्या करना है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप आके मुझे ये तो बिल्कुल ही मत बताइए कि मेरा दिमाग छोटा है, समझ नहीं पाऊंगा कि अगर बड़ी बड़ी बातें करी जाएंगी। कमला हैरिस, डेमोक्रेट्स, लिबरल्स, ये बहुत करते हैं। वो आपसे बात करेंगे और ऐसे बात करेंगे जैसे कि वो आपसे ज़्यादा जानते हैं। हो सकता है कुछ लोग आपसे ज़्यादा जानते हों क्योंकि उन्होंने ज़्यादा पढ़ा होगा, ज़्यादा सीखा होगा, पर हम भी तो पढ़ सकते हैं, हम भी सीख सकते हैं। अगर वो हमसे इक्वल की तरह बात करेंगे तो हम वो पढ़ने सीखने की कोशिश भी करेंगे। पर जैसे ही वो हमसे ऐसे बात करने लग जाते हैं कि हमें तो कुछ नहीं पता, हम अनपढ़ हैं, हमें नहीं समझ में आएगा अगर बड़ी बड़ी बातें होंगी, वहीं पे वो हमारा वोट लूज कर देते हैं। ऐसा ही यूएस में देखने को मिला। कुछ सेक्शन कभी भी इन हाई एंड माइटी लिबरल्स को वोट नहीं करता। क्यों नहीं करता? उन्हें लगता है ये उन्हें टॉक डाउन करते हैं। वो ऐसे दिखाते हैं कि फ्यूचर का उन्हें ही पता है। वो ऐसे दिखाते हैं कि उन्हें ही पता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन कैसे आगे जाएगी, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही हो। हर किसी को इस बात पे अपना योगदान देना, अपना इनपुट देने का हक है। मुझे कम पता हो सकता है, पर मेरा इनपुट मैटर ज़रूर करता है, क्योंकि मेरा वोट मैटर करता है। और इसी के साथ हमारा आखिरी पॉइंट, ये फॉल है वेस्टर्न आइडियोलॉजिकल सुप्रीमेसी का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमेशा से हमें बताया जाता है कि वेस्ट आइडियोलॉजिकली हमसे ज़्यादा सुपीरियर है, वेस्ट का कल्चर हमसे बेटर है, वो ज़्यादा इंसानों को समझता है, वो समझता है कि कैसे हमें आगे लेके जाया जा सकता है। तभी तो वहाँ बहुत सारी इनोवेशंस होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज बनती हैं, बहुत पैसा बनता है। इसलिए वो हमें हमेशा टीच करने की कोशिश करते हैं कि कैसे आपको अपनी कंट्री रन करनी चाहिए। अब अगर आप धीरे 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 एक एक कंट्री को फॉलो करें, उनके इलेक्शंस को फॉलो करें, या अब आपने यूएस के इलेक्शन को फॉलो करा, आप देखोगे कि वही बातें वो करते हैं जो सो कॉल्ड हमारे जैसे इन्फीरियर नेशंस करते हैं। वो भी महंगाई की बात करते हैं,
वो भी ये बात कर रहे हैं कि भाई हमारा घर नहीं चल रहा, कैसे ठीक किया जाए। वो भी अपने जो फैसले हैं वो यूट्यूब के बेसिस पे कर रहे हैं। वो भी अपने आप को, अपनी थॉट को इन्फ्लुएंसर से ही इन्फ्लुएंस करवा रहे हैं, जो कि हम भी करते हैं। तो कौन सा सुपीरियॉरिटी, किस चीज का आपको घमंड है, किस चीज की सुपीरियॉरिटी आपने ले रखी है? किसी चीज की नहीं। अब आप में और हम में कोई फर्क नहीं। हाँ, फर्क इस चीज का जरूर है कि बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़े बड़े जो लोग लगे हुए हैं वो इमिग्रेंट्स हैं। हमारी कंट्रीज से, हमारे साथ वाली कंट्रीज से ज़्यादा आते हैं। इसका मतलब ये है कि हम कुछ तो आपसे बेटर कर रहे हैं। पॉलिटिक्स तो हर जगह एक जैसी है। पॉलिटिक्स में तो वही चीज़ें चल रही हैं जो हमने अभी देखा। पर सोसाइटी के बेसिस पे अगर देखा जाए तो हमारी सोसाइटीज़ में ऊपर का एशेलॉन, ऊपर की जो क्रीम है, वो फिर भी कुछ बेटरमेंट के लिए तो काम करने की कोशिश कर रही है। आपकी ऊपर की जो क्रीम है वो लोगों को इन्फ्लुएंस करके पैसा बनाने में लगी हुई है। आपके बिलियनियर्स को पैसा दिखता है, हमारे बिलियनियर्स को कम से कम सॉल्यूशंस तो दिखते हैं। उन्हें ये तो दिखता है कि कंट्री में कुछ प्रॉब्लम्स है जिसे सॉल्व कर दिया जाए। आपके बिलियनियर्स को मार्स दिखता है, हमारे बिलियनियर्स को कम से कम अर्थ तो दिखती है। इसलिए मेरा मानना है कि आइडियोलॉजिकल सुपरियोरिटी जो वेस्ट ने ले रखी थी वो खत्म हो चुकी है। अब उनमें और हम में ज़्यादा फर्क नहीं है। फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि हम उनसे आगे निकल जाए। और ये थे 10 लेसन्स जो मैंने इस इलेक्शन से सीखे। मैंने कोशिश करी कि ये इलेक्शन से जो 10 चीज़ें मैंने सीखी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं कोशिश करूँगा ये वीडियोस रेगुलरली आपके लिए डालता रहूँ ताकि हमारा कनेक्शन बना रहे। आपका कुछ इनपुट है, मैंने कुछ मिस कर दिया, मुझसे कुछ गलती हो गई तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ एक कनेक्शन बिल्ड कीजिए। आशा करता हूँ कि आप ये सब ज़रूर करेंगे। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। मैं राज और ये था थॉट सेंटर।